एक छोटा सा गांव था रामपुर। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। 3 भाई और उनकी बूढ़ी माँ। सबसे बड़े भाई का नाम हरिया, दूसरे का बिरजू और सबसे छोटे का भोला था। दोनों बड़े भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। गांव में उनका एक बड़ा सा ढाबा था जो पूरे गांव में सबसे मशहूर था। लेकिन वे अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई भोला की कोई परवाह नहीं करते थे। भोला अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बेहद ईमानदार, मेहनती और दयालु था, लेकिन बहुत गरीब था। अपना गुजारा करने के लिए वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि लकड़ियां भी बिकनी बंद हो गईं। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से भोला की मां की तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। एक शाम भोला रोते हुए अपनी मां के पास बैठ गया। माँ, हमारे पास अब खाने तक के पैसे नहीं बचे। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, दुखी मत हो। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जिसका मन साफ होता है और जो किसी का बुरा नहीं सोचता। पता नहीं वो दिन कब आएगा माँ। कल सुबह मैं बड़े भाइयों के ढाबे पर जाकर काम मांगता हूँ। जा बेटा, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। अगली सुबह भोला अपने भाइयों के ढाबे पर पहुंचा। हरिया भैया, बिरजू भैया, कैसे हो? हाँ, बोल, क्या काम है? दिखाई नहीं देता कितना काम चल रहा है। भैया, मेरे पास कोई काम नहीं है। माँ कल से भूखी है। मुझे अपने ढाबे पर काम पर रख लो। देख भोला, हमारा दिमाग मत खराब कर। यहाँ पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। कहीं और जाकर काम ढूंढ। मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए भैया। बस इतना मिल जाए कि मैं अपनी माँ को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। अगर आज आपने मेरा साथ दे दिया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चल, अब यहाँ से निकल। हमारे पास तेरे लिए समय नहीं है। ठीक है भैया, भगवान सब देख रहे हैं। भोला कुछ पल तक अपने दोनों भाइयों को देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। भोला पूरे गांव में कई जगह काम मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। शाम को उसने किसी से थोड़ा सा खाना मांगा और अपनी मां के पास लौट आया। माँ, थोड़ा खाना मिला है, आओ साथ में खा लेते हैं। बेटा, तेरे भाइयों ने तुझे काम पर रख लिया? भोला मां को दुखी नहीं करना चाहता था। नहीं माँ, उन्हें अभी किसी काम वाले की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भोला बोला, माँ, मैं सोच रहा हूं कि अपना एक छोटा सा पाव भाजी का ठेला लगाऊं। अगर चल पड़ा तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर वह उदास होकर बोला, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? मां मुस्कुराई। मेरे पास तेरी शादी के लिए कुछ सोने के गहने रखे हैं। मैं चाहती थी कि उनसे तेरी शादी करूं, लेकिन अभी हमारे हालात ज्यादा जरूरी है। तू इन्हें गिरवी रख दे और अपना काम शुरू कर। भोला की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं आपको इससे भी अच्छे गहने खरीद कर दूंगा। मां मुस्कुराकर बोली, मुझे गहने नहीं, तेरी मेहनत पर भरोसा है बेटा। भोला फिर उदास होकर बोला, माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पाव भाजी का ठेला कहाँ लगाऊं।
ताकि लोग भी आए और हमारा काम भी चल पड़े। बेटा, कारोबार हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा हो। तेरे भाइयों के ढाबे के सामने पूरे दिन भीड़ लगी रहती है। उनके ढाबे के ठीक सामने जो खाली जमीन है, वह कभी हमारे परिवार की ही थी। उसी पर अपना पाव भाजी का ठेला लगा दे। ठीक है माँ, कल से मैं अपना पाव भाजी का ठेला वहीं लगाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो सब अच्छा ही होगा। अगले दिन भोला माँ के गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया। उन्हीं पैसों से उसने एक छोटा सा पाव भाजी का ठेला तैयार कर लिया। शाम को भोला खुशी खुशी अपना पाव भाजी का ठेला लेकर अपने भाइयों के ढाबे के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने ठेला लगाया, गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू फैल गई। वहां से गुजर रहे कई लोग उसके ठेले की ओर आने लगे। यह देखकर हरिया और बिरजू गुस्से में उसके पास पहुंचे। भोला, किससे पूछकर यहाँ ठेला लगा रहा है? भैया, ये हमारे परिवार की जमीन है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये जमीन अब हमारी है। तेरे हिस्से में सिर्फ 6 फीट जगह बची है। भोला, अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहां से चला जा। हमारे ढाबे के सामने ठेला लगाकर हमारा धंधा चौपट करने की कोशिश मत कर। अगर ये जमीन मेरी नहीं है तो फिर मेरे हिस्से की जमीन कहाँ है भैया? उस पेड़ के नीचे जितनी जगह है वही तेरी है। अगर ठेला लगाना है तो पहले पेड़ काट। अब ज्यादा बहस मत कर भोला, चुपचाप यहां से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर भोला का दिल टूट गया और भारी मन से अपनी मां के पास घर लौट गया। घर पहुंच के भोला ने सारी बात अपनी मां को बता दी। माँ, लगता है भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे। भैया ने कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ पेड़ के नीचे की 6 फीट जमीन बची है। मां कुछ देर चुप रही, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो। बेटा, जब तुम्हारे दोनों भाई ढाबा खोलना चाहते थे, तब हमने अपनी सारी जमीन उनके भरोसे छोड़ दी थी। ढाबा चलने के बाद उन्होंने पूरी जमीन अपने नाम करवा ली और हमारे हिस्से में सिर्फ वह बड़ा पेड़ और उसके नीचे की थोड़ी सी जगह छोड़ दी। माँ, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन इतने पुराने पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। इसने सालों से न जाने कितने लोगों को छाया दी है। मां मुस्कुराई। तभी उनके मन में एक अनोखा विचार आया। अगर पेड़ नहीं काट सकते तो उसके ऊपर ही अपना ढाबा क्यों न बना ले। भोला पहले तो कुछ पल मां का चेहरा देखता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह माँ, ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग जमीन पर ढाबा बनाते हैं, लेकिन हम पेड़ के ऊपर अपना पाव भाजी का ढाबा बनाएंगे। मां हंसते हुए बोलती है, हाँ बेटा, यही हमारी पहचान बनेगी। जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो उससे भी अच्छा दूसरा रास्ता जरूर खोल देते हैं। भोला खुशी से उछल पड़ा। कल सुबह से ही मैं पेड़ पर अपना ढाबा बनाना शुरू करूंगा। देखना माँ, एक दिन यही पेड़ हमारी किस्मत बदल देगा। अगले दिन भोला सबसे पहले उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को प्रणाम किया और बोला, आज से यही हमारा सहारा है। यहीं पर हमारा पाव भाजी का ढाबा बनेगा। इसके बाद भोला पूरे मन से काम में जुट गया और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा लकड़ी का पाव भाजी का ढाबा तैयार हो गया। माँ देखो,
हमारा ढाबा बनकर तैयार हो गया। मुझे पता था बेटा, एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब भगवान पर भरोसा रख, यहाँ ग्राहकों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे ही गांव वालों ने पेड़ के ऊपर बना पाव भाजी का ढाबा देखा, सब हैरान रह गए। कुछ लोग हंसने लगे और भोला का मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, कोई पेड़ पर भी ढाबा बनाता है क्या? लगता है भोला गरीबी में पागल हो गया है। कौन पेड़ पर चढ़कर पाव भाजी खाने जाए भोला? तेरा ये ढाबा एक दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन भोला पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की सीख याद की और पूरे विश्वास के साथ अपने ढाबे की तैयारी में जुटा रहा। तभी हरिया और बिरजू वहां पहुंच गए। पेड़ के ऊपर बना ढाबा देखकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भोला, ये कैसा नया नाटक शुरू कर दिया? क्या अब लोग पेड़ पर चढ़कर खाएंगे? दोनों भाई वहां से चले गए, लेकिन भोला बिना कुछ बोले पूरे मन से अपने काम में लगा रहा। ढाबा खुलने का पहला दिन था। सुबह से शाम होने लगी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। भोला बार बार रास्ते की ओर देखता और उदास होकर बैठ जाता। लगता है किस्मत अभी भी मेरा साथ नहीं दे रही। तभी शहर से आए कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर पेड़ के ऊपर बने अनोखे ढाबे पर पड़ी। अरे देखो, पेड़ के ऊपर पाव भाजी का ढाबा। वाह, ऐसा ढाबा तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। चलो यहीं खाते हैं। तभी शहर से आए उन दोनों आदमियों को अपनी ओर आते देखकर भोला तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। दोनों शहर के आदमी पेड़ पर बने ढाबे पर चढ़कर बैठ गए। भैया, 2 प्लेट स्पेशल पाव भाजी लगा दो। जी साहब, अभी लगाता हूं। भोला मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर ले आया। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह, क्या गजब का स्वाद है। ऐसी पाव भाजी हमने पहले कभी नहीं खाई। ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और ऊपर बैठकर गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और। हाँ, सिर्फ ढाबा ही अनोखा नहीं, इसका स्वाद भी लाजवाब है। दोनों शहर के आदमियों ने खुशी खुशी भोला को पैसे दिए। भैया, तुम्हारी पाव भाजी सच में कमाल की है। हम फिर जरूर आएंगे। जाते जाते उनमें से एक ने पूरे पेड़ वाले ढाबे का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अगली सुबह पूरा रामपुर हैरान रह गया। भोला के पेड़ वाले ढाबे पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। रात को वायरल हुए वीडियो की वजह से दूर दूर के शहरों से भी लोग उसकी स्पेशल पाव भाजी खाने आने लगे। अरे, कल तक यहाँ कोई नहीं था और आज इतनी भीड़। भोला का पेड़ वाला ढाबा रातों रात मशहूर हो गया। उधर हरिया और बिरजू अपने खाली ढाबे से यह सब देखकर हैरान रह गए। बिरजू, ये कैसे हो गया? कल तक जिसके पास एक भी ग्राहक नहीं था, आज उसके ढाबे पर इतनी भीड़ कैसे लग गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। कुछ भी करना पड़े, हमें भोला का ये ढाबा बंद करवाना ही होगा। दिन बीतते गए। सोशल मीडिया की वजह से भोला का ढाबा दिन प्रतिदिन मशहूर होता गया। दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी खाने आने लगे
और उसके ढाबे पर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी। भोला की बढ़ती कामयाबी देखकर हरिया और बिरजू जलने लगे। एक रात दोनों कुल्हाड़ी लेकर चुपके से पेड़ काटने पहुंच गए। पेड़ गिर जाएगा तो भोला का ढाबा भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही दोनों कुल्हाड़ी चलाने लगे, चौकीदार ने उन्हें देख लिया और जोर से चिल्लाया, अरे पेड़ कौन काट रहा है? शोर सुनकर पूरा गांव वहां पहुंच गया। दोनों भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तभी भोला भी वहां आ गया। भोला, इन दोनों ने तेरी दुकान उजाड़ने की कोशिश की है, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हाँ भोला, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनसे गलती हुई है, लेकिन मैं इन्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। अगर ये दिल से अपनी गलती मान ले तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी सीख होगी। भोला, हमें माफ कर दे। लालच और जलन ने हमें अंधा कर दिया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। भोला का पेड़ वाला ढाबा दिन प्रतिदिन तरक्की करता गया, जबकि हरिया और बिरजू के ढाबे पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए। धीरे धीरे उनका ढाबा पूरी तरह बंद हो गया और दोनों भाई भारी कर्ज में डूब गए। अब उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जी, अब घर कैसे चलेगा? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दिन भी ऐसे आएंगे। शायद हमने भोला के साथ जो किया उसी का फल आज हमें मिल रहा है। अभी भी समय है, जाइए भोला से माफी मांग लीजिए। हरिया चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। शर्म के मारे उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दूसरी तरफ भोला अपनी ईमानदारी, मेहनत और मां के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा था। एक दिन भोला के ढाबे पर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने भोला की पाव भाजी खाई और स्वाद से बहुत प्रभावित हुआ। भोला, अगले महीने मेरी कंपनी के कार्यक्रम में 5000 मेहमान आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी के लिए अपनी स्पेशल पाव भाजी बनाओ। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जी साहब, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका ऑर्डर समय पर पूरा करूंगा। दूसरी तरफ बिरजू अपनी पत्नी के साथ हरिया के घर पहुंचा। भैया, अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। लगता है हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हाँ जी, चलिए माँ और भोला से माफी मांग लेते हैं। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलती की माफी मांगे। चलो भोला के पास चलते हैं। भोला के घर पहुंचते ही दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। वे अपनी मां के पैरों में गिर गए। मां, हमें माफ कर दो। हमने आप और भोला के साथ बहुत अन्याय किया। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें एक बार माफ कर दीजिए। बेटा, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, अपनी गलती मानने वाला बड़ा होता है। आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। भैया, बीती बातों को भूल जाइए। आज से हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। भोला, क्या तू हमें अपने साथ काम करने का एक मौका देगा? मौका नहीं भैया, ये ढाबा जितना मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। आज से हम तीनों मिलकर इसे चलाएंगे। भैया, मुझे 5000 लोगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप दोनों की जरूरत है। आइए मिलकर इसे पूरा करते हैं। हाँ भोला, अब हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। आज से यह काम सिर्फ तेरा नहीं, हम तीनों का है। मिलकर इस ऑर्डर को जरूर पूरा करेंगे। तीनों भाई मिलकर ढाबा चलाने लगे।
देखते ही रामपुर का पेड़ वाला पांव भाजी ढाबा पूरे देश में मशहूर हो गया और रामपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। ईमानदारी, मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और परिवार की एकता इंसान को हर मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।